रवि एक रिक्शा चलाता था। जब वो छोटा सा था तभी उसके पिताजी गुजर गए थे। इसी कारण रवि को छोटे से ही अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और स्कूल छोड़कर रिक्शा चलाना पड़ा, जिससे उसके घर का गुजारा चल सके। रवि की बड़ी बहन की शादी में पिताजी ने जो कर्जा लिया था उसे उतारने के लिए रवि ने घर गिरवी रख दिया और किराए के मकान में अपनी माँ के साथ रहने लग गया। रवि की बहन ससुराल में खुश है, इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, दीदी का मेरे मोबाइल पर कॉल आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं रिक्शा लेकर काम पर निकल जाऊंगा। हेलो सुरेखा दीदी, लो मम्मी से बात करो। हेलो बेटी, कैसी है तू? हाँ मैं अच्छी हूँ, और तू भी अपना ध्यान रखा कर और अच्छे से खाया पिया कर। क्यों? इससे तेरे बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा। अब तो बस यही इच्छा है कि मैं जल्दी से जल्दी नानी बन जाऊं और रवि मामा बन जाए। हाँ वो तो है ही, मामी कहलवाने वाली भी आ जाए, फिर तो सुकून से तीर्थ यात्रा पे निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, अपनी नाती को देख कर ही जाऊंगी। माँ, रवि के लिए एक अच्छी सी लड़की देख ले जो घर संभाल ले। अरे माँ, मुझे देर हो रही है, अब बाद में बात कर लेना। अच्छा बेटी, चल मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, अभी रवि को काम पे निकलना है, ठीक है? अपना ध्यान रख। रवि रिक्शा लेकर काम पर निकल जाता है। उसे पहले ही बहुत देर हो गई थी। रवि सवारी का इंतजार कर ही रहा था, तभी उसका दोस्त एक लड़की से लड़ता हुआ दिखता है। अरे नहीं बहन जी, नहीं, सुबह का टाइम है और तुम पैसे देना नहीं चाह रही हो। देखो मैडम, ऐसा नहीं होता, आपको तो पैसे देने ही पड़ेंगे। मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स सच में गिर गया है, अब मेरा फोन भी उसी के अंदर था। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करवा दूंगी। प्लीज मेरी बात समझिए। नहीं मैडम नहीं। क्या हुआ माधव, क्यों सुबह सुबह लड़ रहे हो? अरे देखना रवि, सुबह का टाइम है और यह मैडम है कि पैसे देने को तैयार ही नहीं है। उतरते वक्त पैसे देने का टाइम आ गए तो बोल रही है कि रास्ते में मेरी पर्स ही गिर गई। अब बोल रहे कि बाद में पैसे देगी। ऐसा थोड़ी ना चलता है भाई। कोई बात नहीं भाई, कभी कभी किसी की परेशानी को समझना भी चाहिए। मुझे बता दे कितने पैसे चाहिए, मैं ये मैडम से बाद में ले लूंगा, ठीक है? रवि माधव को 500 रुपए पकड़ा देता है और रवि का दोस्त वहाँ से निकल जाता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम शोभा है। आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करवा दूंगी। बाकी मुझे देर न हो रही होती तो मैं आपको अभी दे देती। कोई बात नहीं, मान लीजिए ये मेरा नंबर है। शोभा रवि का नंबर ले लेती है और अगले ही दिन रवि को ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। आपको मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। हाँ मेरे पास आ गए हैं। कल के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सच में अगर आप न होते तो मैं अपना फंक्शन अटेंड ही नहीं कर पाती थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक इंसान दूसरे इंसान की तो मदद करता ही है, वैसे ही मैंने आपकी मदद कर दी। आगे से आप भी ध्यान रखना अपने पर्स का। शोभा और रवि दोनों फोन पे काफी बातें करते हैं और अब रवि और शोभा की मुलाकात मार्केट में भी हो जाती है। वो दोनों बात करते हैं। अब शोभा को रवि बहुत पसंद आने लगा था और वो दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी। रवि भी शोभा को बहुत पसंद करने लगा था। जब रवि को ये पता चला कि शोभा एक अमीर घराने से है तो रवि उसे समझाता है। शोभा, तुम बहुत ही बड़े खानदान से हो और मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास खुद का मकान भी नहीं है, हम ना किराए पे रहते हैं। मैं एक मामूली रिक्शा चलाने वाला लड़का हूँ। मेरा और तुम्हारा जमीन आसमान का अंतर है। मेरा और तुम्हारा यूं दोस्ती रखना भी ठीक नहीं है। प्लीज अब तुम मुझसे मत मिला करो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो और आज मैं तुमसे अपने दिल की बात करने आई थी। मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यह बोलकर शोभा फूट फूट कर रोने लगती है और तभी रवि उसको गले से लगा लेता है। शोभा अपने घर में रिश्ते की बात करती है और अपने माँ बाप को जैसे तैसे शादी के लिए मना लेती है और उधर रवि भी अपने घर में बात करता है और उन दोनों के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। रवि और शोभा की शादी हो जाती है। शोभा का बर्ताव बहुत अच्छा था। उसने कभी भी अपने ससुराल में ये एहसास नहीं होने दिया कि वो एक अमीर घर से आई हुई लड़की है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका ससुराल गरीब है।
और ना ही उसने कभी इसकी शिकायत की। हाँ रवि, मैंने तुमको दिल से प्यार किया है और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सुलेखा दीदी सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि मैं अपने घर नहीं ससुराल में हूँ। तभी शोभा की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली है जो तुम जैसी बहू मिली हमें। शोभा भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लेके आई हूँ। आज शाम चिंतन में आप यही साड़ी पहनना। वाह दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसे ही पहनूंगी और आज आप मुझे खुद तैयार करोगे अपने हाथों से। ये सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी अच्छी भाभी मिलेगी जिनसे उसे इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सच में शोभा ने कुछ ही दिनों में सभी के दिल में बहुत अच्छी जगह बना ली थी। अब शोभा के बिना कोई नहीं रह पाता था। सुलेखा के घर में कुछ ही दिनों में बेटा पैदा हो जाता है और इधर शोभा भी गर्भवती हो जाती है। शोभा के गर्भवती होने की खबर जब उसके माता पिता को चलती है तो वे शोभा से मिलने आते हैं, लेकिन शोभा का घर देखकर उनका नाक मुंह सिकुड़ जाता है। शोभा, तुम अपने माता पिता से बात कर लो बेटा, मैं चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ, ठीक है? क्या बात है शोभा, इस हालत में भी तुम घर का काम करती हो? कैसी बात करती हो शोभा की माँ, तुम जानते हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही गई है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते हैं। ये भला क्या नौकरानी रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और रवि ने तो मुझसे कितनी बार कहा है नौकर रखने के लिए, पर मैं पूरे दिन घर पे ही रहती हूँ और मेरा मन भी नहीं लगता। और माँ जी तो मुझे बिल्कुल काम करने नहीं देती, वही सारा काम कर लेती है, मुझे उतरने ही नहीं देती अपनी जगह से। ये लीजिए चाय। शोभा, तेरे लिए मैंने समोसे मंगाए हैं तेरी फेवरेट दुकान से। अरे मम्मी पापा को भी खिला दे। अरे नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड नहीं खाती हूँ। और शोभा, तुम भी ऑयली फूड कम खाया करो और फ्रूट जूस ये सब पिया करो। बहन जी, आप तो समझदार हो ना, ये समोसा वगैरह बहुत नुकसानदायक है। मम्मी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती है, टाइम पर मुझे फ्रूट जूस हेल्दी फूड सब्जी सब देती है। समोसे के बारे में तो मैंने ही मम्मी जी को आपके आने से पहले बोला था। तभी शोभा की ननंद सुलेखा आ जाती है। शोभा भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, कल सुबह 11 बजे टेस्ट के लिए जाना है वहाँ पर। सुलेखा, तुम्हारा जिस हॉस्पिटल में बेबी हुआ था तुम उसी डॉक्टर के बारे में बात कर रही हो? जी हाँ, वो बड़े मार्केट के पास हॉस्पिटल है ना, उसी हॉस्पिटल में नेहा डॉक्टर बैठती है, उसी हॉस्पिटल में मेरा बेबी हुआ था। शोभा, तुम इतने छोटे हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा रही हो? शोभा, तुम इतनी मामूली अस्पताल में चेकअप करवा रही हो? चिंता मत करो, इन लोगों के पास पैसे नहीं है बड़े अस्पताल में खर्चा उठाने के लिए। मैं हूँ ना तुम्हारा पिता, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बड़े अस्पताल में एडमिट करवा दूंगा। वहीं पे तुम्हारा चेकअप होगा और वहीं पे तुम्हारी डिलीवरी होगी। तुम अभी के अभी अपना सामान भरो और मेरे साथ चलो। किसके घर? आपके घर? पापा, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं आऊंगी। मुझे नेहा डॉक्टर, जो गवर्नमेंट के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम करती है, वही मेरा चेकअप कर रही है। उन्होंने सुलेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी कराई है और उन्होंने ही मुझे आराम करने के लिए भी कहा है। और हाँ, आपने शायद ठीक से सुना नहीं है, मुझे कल सुलेखा दीदी के साथ हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे कि जाएंगे? क्योंकि रवि आने वाले हैं। शहर में एक नया आइसक्रीम वाला है ना, उसकी आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, तो हम वहाँ डिनर के लिए जाने वाले हैं। शोभा का ऐसा कोई प्लान नहीं था। उसकी सास और सुलेखा दोनों जानते थे कि शोभा अपने माता पिता को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का अपमान ना करे और उसके लिए वही बेहतर है। शोभा के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद ही वहाँ से चले जाते हैं। शोभा के माता पिता के जाने के बाद उसकी सास और ननद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी शोभा अपनी सास और ननद को गले से लगा लेती है।
चंपाकली गांव में शशि नाम की महिला रहती थी। वो वैसे तो बहुत चालाक और चतुर थी, लेकिन उसको कॉकरोच वाला फोबिया था। शशि जब भी कोई कॉकरोच को देखती, वो देख के बेहोश हो जाती थी। शशि के बड़े बेटे का नाम मोहित था। कुछ दिनों बाद मोहित की शादी हो गई और अपनी बहू को लेकर वो घर आया। बहू का नाम लक्ष्मी था। शादी के जोड़े में लक्ष्मी आज पहला कदम रख रही थी। तभी शशि ने लक्ष्मी से कहा, अरे बहू, जल्दी जल्दी पैर रखो और सीधे रसोई में जाकर मेहमानों के लिए चाय बना लाओ। लक्ष्मी को ये बात बहुत बुरी लगी। अरे मोहित की माँ, तुम क्या कर रही हो? अभी तो बहू ने कदम नहीं रखा और तुम चाय बनाने की बात कर रही हो। माँ, अभी तो लक्ष्मी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुमने उसको काम करने के लिए बोल दिया। आपको तो पता है ना, आज कितने सारे लोग हैं। बेचारी लक्ष्मी सबके लिए चाय कैसे बनाएगी? उसने तो कभी बनाया भी नहीं होगा इतने लोगों के लिए। आप हलवाई से बोल दीजिए, वह बना देगा। तुम दोनों चुप रहो, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मुझे पता है किससे क्या करवाना है। एक तो दहेज के नाम पे फूटी कौड़ी तक नहीं लाई है, ऊपर से महारानी बनकर मेरे सर पे बैठेगी। चाय तो इसे ही बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं चाय बना लूंगी। लक्ष्मी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, शशि सीधे उसे रसोई घर में ले गई। ये मेरी रसोई है, आज तक इसे मैंने संभाला है, इसके बाद ये तेरी जिम्मेदारी है, संभालना इसे। अब चल, जल्दी जल्दी चाय बना लाओ, सब बैठे हुए हैं बाहर। लक्ष्मी चुपचाप चाय बनाने में लग जाती है और वो चाय बनाकर सबको देती है। अपने लिए और अपने पति के लिए चाय लेकर कमरे में पहुंचती है। लक्ष्मी, मुझे माफ करना, मेरी माँ का यह बर्ताव तुमको अच्छा नहीं लगा होगा। तुमको आते ही पहले दिन ही काम पर लगा दिया। कोई नहीं जी, ये घर अब मेरा भी तो है। ये बोलकर दोनों चाय पीने लग जाते हैं। तभी उनको बाहर से शशि की चीखने की आवाजें आती है। मोहित और लक्ष्मी दोनों चीख सुनकर शशि की रूम की तरफ भागते हैं। वे देखते हैं कि शशि बहुत डरी और सहमी हुई एक कोने में खड़ी है। क्या आपने आज फिर से कॉकरोच देख लिया? कॉकरोच? हाँ, माँ जी को कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है। माँ को ना कॉकरोच का फोबिया है। वह जब भी कॉकरोच देखती है बहुत ज्यादा डर जाती है। माँ जी बताओ, कहाँ है कॉकरोच? शशि डरी सहमी इशारे से कॉकरोच बताती है और तभी बेहोश हो जाती है। मोहित अपनी माँ के मुंह के ऊपर पानी गिराता है और लक्ष्मी कॉकरोच को बाहर फेंक आती है। तभी शशि को होश आ जाता है। कॉकरोच? कॉकरोच कहाँ है? कॉकरोच? माँ जी, कॉकरोच नहीं है। अभी लक्ष्मी कॉकरोच को बाहर फेंक कर आ गई है। आप अभी शांति से लेट जाइए। मोहित शशि को बहुत समझाता है, तब जाकर उसका डर कम होता है और वो जाकर आराम से लेट जाती है। और अब लक्ष्मी और मोहित अपने कमरे में जाते हैं। अरे, हमारी चाय तो ठंडी हो गई, चलो मैं दोबारा चाय बना कर लाती हूँ। लक्ष्मी चाय बनाने लगती है और वो सोचती है कि काश मेरे पास जादू होता तो मैं भी कॉकरोच बन जाती और माँ जी मुझसे भी डर जाती और मुझे कभी तंग करने की नहीं सोचती। चाय लेकर वो कमरे में आ जाती है और दोनों आराम से चाय पीते हैं। थोड़ी देर बाद ही लक्ष्मी की मुंह दिखाई थी। सभी रिश्तेदार एक एक करके लक्ष्मी की मुंह दिखाई करते हैं और उसको गिफ्ट देते हैं। मुंह दिखाई के बाद शशि आकर बोलती है, लक्ष्मी बहू, शाम का खाना बना दो सभी रिश्तेदारों के लिए और खुद भी खा पी के जल्दी सो जाना, क्योंकि सुबह उठकर तुझे खीर पूरी बनानी है सभी रिश्तेदारों के लिए। कल सभी रिश्तेदारों की विदाई है। लक्ष्मी शाम होते ही खाना बनाने लगती है और सभी रिश्तेदार खाना खाने लगते हैं। तभी शशि कहती है, अरे तुझे तो खाना बनाना नहीं आता क्या? कितना गंदा खाना बनाया हुआ है। ये सभी रिश्तेदारों के बीच तूने तो मेरी नाक कटवा दी। मोहित की माँ, नई बहू से इतना काम कराना और इतनी कड़ी काटी सुनाना अच्छी बात नहीं है यह। आप तो चुप ही रहो जी, आप मेरे काम के बीच में मत आया करो। लक्ष्मी बहू, अब तू खाना खा ले और बर्तन धोकर जल्दी से सो जा, सुबह काम करना है तुझे। लक्ष्मी सारा काम करके थक के सो जाती है। सुबह सबके उठने से पहले उसने खाना बनाकर तैयार कर दिया था। सभी रिश्तेदार खा पीकर विदा हो गए। अब लक्ष्मी ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली थी।
घर के काम से लेकर बाहर से सामान लेके आने का काम भी वो खुद ही करती थी। एक दिन लक्ष्मी सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। वह सब्जी और फल खरीदने लगी। लक्ष्मी ने सब्जी और फल खरीद लिए थे और वो घर की तरफ चल ही रही थी कि एक बुढ़िया ने उसे आवाज दी, बेटी बेटी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। लक्ष्मी के हाथ में 2 किलो सेब होते हैं। वो सारे के सारे सेब उस बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया 2 किलो सेब सारे के सारे खा जाती है। लक्ष्मी देखती है और मन ही मन बोलती है, इन अम्मा को तो कितनी भूख लगी थी, अच्छा हुआ मैं 2 किलो सेब ले आई और इनको दे दिया। अब इनकी भूख थोड़ी सी शांत हो गई होगी। हाँ बेटा, मैंने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया था। आपको कैसे पता चला कि मैं यही सोच रही थी? बेटी, मैं तो वह भी जानती हूँ जो तुम चाहती हो। तुम्हारी सास तुम्हें बहुत तंग करती है ना, और वो कॉकरोच से भी बहुत डरती है, और तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा जादू हो जिससे तुम कॉकरोच का रूप लेकर अपनी सास को डरा सको। अम्मा जी, आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे आपके पास कोई जादू हो। हाँ बेटी, जादुई बुढ़िया हूँ मैं। आज इंसानों की इंसानियत को देखने आई थी, तभी तुम मुझे दिखाई दी और तुमने अपनी इंसानियत दिखाकर मुझे खुश कर दिया है। मैं तुम्हें ऐसा जादू देना चाहती हूँ कि तुम जिसका चाहो उसका रूप धारण कर सकती हो। बस तुमको अपने मन में 2 बार उस रूप का नाम लेना होगा। तुम तभी उस जैसे बन जाओगी, और वापस आने के लिए तुम्हें अपना नाम 2 बार लेना पड़ेगा और तुम अपने रूप में वापस आ जाओगी। इतना बोलकर बुढ़िया लक्ष्मी को अपना जादू दे देती है। लक्ष्मी खुशी खुशी घर पहुंचती है। उस दिन लक्ष्मी को घर पहुंचने में बहुत देर हो गई थी, इसीलिए शशि गुस्से में गेट पर ही खड़ी थी। कहाँ थी इतनी देर? टाइम दिख नहीं रहा क्या? शाम हो गई है, शाम। मुझे शाम की चाय ना मिले तो मेरा सर फटने लगता है। हाँ तो सब्जियां खरीदने गई थी, टाइम लग गया। एक दिन आप खुद चाय बनाकर पी लेती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। लक्ष्मी ने शशि को पहली बार जवाब दिया था। ये सुनकर शशि बौखला गई और अंदर से डंडा लेकर आ गई और लक्ष्मी को डंडे से पीटने लगी। घर में आज बचाने वाला भी कोई नहीं था, सभी काम पर गए हुए थे। लक्ष्मी ने मन में 2 बार कॉकरोच कॉकरोच याद किया और वो देखते ही देखते कॉकरोच के रूप में बदल गई। शशि ने जैसे ही कॉकरोच को देखा वो चिल्ला पड़ी और डंडा वही छोड़कर अपने कमरे में भाग गई और अंदर से गेट लगा लिया। लक्ष्मी सभी के आने से पहले अपने असली रूप में आ गई। मोहित घर आया और उसने अपनी माँ का गेट खुलवाया। क्या हुआ माँ, आज क्या हुआ? तुमने गेट क्यों लगा रखा है इतनी देर से? और हम सभी कितने टेंशन में थे। मोहित मुझे बचा ले। मोहित, मुझे लक्ष्मी से बचा ले। लक्ष्मी एक इंसान नहीं है, कॉकरोच है, कॉकरोच। क्या माँ जी, तुम क्या बात कर रही हो? तुम आराम से सो जाओ और कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना। अब शशि बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उस दिन से शशि और लक्ष्मी जब भी घर में अकेले होते थे, शशि लक्ष्मी से अलग रहती थी और उससे बात तक नहीं करती थी। डर के मारे अब वो उसे परेशान भी नहीं करती थी। इस तरह लक्ष्मी अब अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही थी।